हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज सीपीसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और आप सब लोगों ने टर्म कई बार सुनी होगी, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं आज की फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होता है, सीपीसी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और पार्टीज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बेसिस पे किस तरीके से अपने एविडेंसेस को प्रेजेंट करती हैं। तो इसकी स्टेज के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, ये कितने टाइप्स का होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई सिविल केस फाइल होता है, तो सिविल केस फाइल होने के बाद आपको पता है कि दोनों पार्टीज के बीच में ऑब्वियसली किसी ना किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे कि प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल करता है कि वो कहता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर प्लेंटिव या वादी का हक है, और डिफेंडेंट और प्रतिवादी से वो प्रॉपर्टी मांग रहा है। हो सकता है कि प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट से डैमेजेस मांग रहा हो सकता है कि प्लेंटिव यहां पे डिफेंडेंट से कोई पैसा उसको रिकवर करना है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। तो प्लेंटिव सिविल प्रोसीजर में अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगा सकता है। केस प्रॉपर्टी का हो सकता है, डैमेजेस का हो सकता है, पोजेशन का हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पर उसने अपना केस फाइल एक सिविल कोर्ट में किया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सिविल कोर्ट में जब एक प्लेंटिव केस फाइल करता है तो वो बहुत सारे एलिगेशंस लगाता है। और अभी क्वेश्चन क्या आता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो अपने कुछ आरोप लगाता है, कुछ एलिगेशंस लगाता है, और इन एलिगेशंस का रिप्लाई कौन करता है? इन एलिगेशंस का रिप्लाई जो है वो डिफेंडेंट करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। तो अभी क्वेश्चन यही है कि फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो लेट मी टेल यू कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वो स्टेज है जिसके बाद ही सारा एविडेंस का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ना हो तो पार्टीज को ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें किन किन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको ये बताता हूं कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज लाइक वो क्वेश्चंस फ्रेम करना है जिन क्वेश्चंस का आंसर पार्टीज को देना है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपने एक टर्म हमेशा सुनी होगी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा, जिसको कि हम ओपीपी या फिर ओपीडी कह सकते हैं, कि यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा या फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर होगा। अभी इन्हीं सारी बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब कोई प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करता है तो अपने प्लेंट में डिफेंडेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाता है, बहुत सारे आरोप लगाता है। और डिफेंडेंट फिर क्या करता है? डिफेंडेंट जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट में उन सारे एलिगेशंस का वो रिवर्ट करता है। तो आप सब लोगों को पता है कि जब भी किसी सिविल केस की शुरुआत होती है तो सिविल केस की शुरुआत में प्लेंटिफ जो है वो अपना प्लेंट फाइल करता है, और उसके प्लेंट फाइल करने के बाद में जो डिफेंडेंट है वो रिप्लाई देता है, और रिप्लाई में वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइल करता है। अब इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो सीपीसी का अगर आप लोग यहाँ पे ऑर्डर नंबर 6 देखेंगे, ऑर्डर नंबर 7 देखेंगे, ये ऑर्डर नंबर 8 देखेंगे, वो इन सब के बारे में बात करता है। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 6 जो बात करता है किसके बारे में? जो बात करता है यहाँ पे प्लीडिंग्स के बारे में। ऑर्डर नंबर 7 जो बात करता है प्लेंट, एंड ऑर्डर नंबर 8 जो बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। सो जब ये प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करता है, डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है, तो उसके बाद में यहां हमने देख लिया कि ये ऑर्डर नंबर 7 और ऑर्डर नंबर 8 की रिक्वायरमेंट्स को यहां पे इन्होंने पूरा कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेज बेसिकली आती है, दिस स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड ऑर्डर नंबर 10। तो ऑर्डर नंबर 10 में अब जब उस मामले की फर्स्ट हियरिंग होती है, तो फर्स्ट हियरिंग में अब कोर्ट ये कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि दोनों पार्टीज के बीच में किस बात को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज के बीच में कंट्रोवर्सी क्या है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिफेंडेंट कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ फैक्ट्स को एडमिट कर लेता है। तो डिफेंडेंट जिन फैक्ट्स को एडमिट करता है ना, उनके ऊपर किसी भी तरीके का इशू नहीं बनेगा, क्योंकि वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। उनको साबित करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डिफेंडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन डिफेंडेंट जिस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और प्लेंटिफ ने जो आरोप लगाए हैं उनके बेसिस पे क्या बनता है? उनके बेसिस पे इशू फ्रेमिंग की जाती है। और इशू फ्रेमिंग करने से पहले वाली जो स्टेज होती है वो होती है ऑर्डर नंबर 10 की, जिसमें हम बोलते हैं फर्स्ट हियरिंग।
और इस फर्स्ट हियरिंग पर कोर्ट क्या करता है, पार्टी से बात करता है और पार्टी से बात करके उनके इशू को समझने की कोशिश करता है। ऑर्डर नंबर 10 में ही कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि कोर्ट अगर चाहे तो ये डिसाइड कर सकता है कि ये मैटर जो है ये आर्बिट्रेशन से थ्रू, एडीआर के थ्रू इसको रिजॉल्व करवाया जा सकता है। तो कोर्ट यहाँ पे पार्टीज को एडीआर के लिए भी पहले पूछता है, इंकरेज करता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैटर ऐसे रिजॉल्व नहीं होने वाला तो उसके बाद में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बाकी सारी फॉर्मेलिटीज को करवाने के बाद अब ऑर्डर नंबर 14 में जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का प्रोसेस है उसको शुरू करता है। तो ऑर्डर नंबर 14 यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात करता है, जिसमें कि 7 रूल्स है। ऑर्डर नंबर 14 यहाँ पे हमें देखना है, देयर आर 7 रूल्स इन दिस ऑर्डर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, पहले ऑर्डर नंबर 7, 8, ऑर्डर नंबर 5 की रिक्वायरमेंट तो पहले ही पूरी हो चुकी है, समन्स पहले ही इश्यू हो चुके हैं, और अब बात हो रही है किसके बारे में, अब बात हो रही है केस मैनेजमेंट हियरिंग हो गई, अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं। अब देखो, फ्रेमिंग ऑफ इश्यू सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका जो मैटर है ना, वो मैटर बेसिकली किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इश्यू फ्रेम होगा। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूं, अभी आप पूछोगे सर इश्यूज के कुछ एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझना, इश्यूज वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर, जिनका उत्तर किसमें ढूंढना है, ट्रायल के प्रोसेस में ढूंढना है। दोनों पार्टीज को अपने अपने विटनेसेस को कोर्ट में लेकर आना है, राइट। उसके बाद में दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस रखेंगी, प्लेंटिफ अपने एविडेंस रखेगा, डिफेंडेंट अपने एविडेंस रखेगा, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस, विटनेस सब लेकर आएंगी। उसके बाद में दोनों पार्टीज का क्या होगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, और जब आर्ग्यूमेंट होने के बाद में कोर्ट का जब जजमेंट आता है ना, तब जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं, वो होते हैं इश्यूज। ये इश्यूज वो क्वेश्चंस हैं जिनको कि कोर्ट ने शुरू में ही फ्रेम कर लिया था, और इनका आंसर अब लिखा जाता है जजमेंट में। जैसे कि इशू क्या हो सकता है कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू दिस प्रॉपर्टी। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था, वादी केस फाइल कर रहा है एक पर्टिकुलर संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और डिफेंडेंट जो है वो डिनाई कर रहा है। डिफेंडेंट कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट का कहना है कि ये उसकी पारिवारिक संपत्ति है, तो प्लेंटिफ का इस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। सो कोर्ट यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट दिस प्रॉपर्टी, टू गेट द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्या उसके पास इस संपत्ति का मालिकाना हक है या हक नहीं है, राइट। क्या प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से डैमेजेस रिकवर करने का अधिकार या राइट रखता है या नहीं रखता, ये भी क्या हो सकता है, ये भी एक इश्यू हो सकता है। देखो, मैंने आपको बताया कि हर केस के इश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जजमेंट राइटिंग में भी हम देखते हैं कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, तो आप जब मेंस का पेपर देते हैं, तब जजमेंट राइटिंग में आपको ये भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं, और मैंने आपको बताया फिर जजमेंट में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो लिखा जाता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इश्यूज यहाँ पे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इश्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक तो होते हैं इश्यूज ऑफ फैक्ट्स। ये केस टू केस वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि केस जो है वो किस तरीके का है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मुझसे एक संपत्ति का पोजेशन मांग रहे हो, एक प्रॉपर्टी का पोजेशन और मीन प्रॉफिट मांग रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। आपने ये कहा, मैं आपकी ओनरशिप को डिनाई कर रहा हूं, और मैं आपकी ओनरशिप को डिनाई करते हुए ये बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और इस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा था। तो कोर्ट अब क्या करेगा, कोर्ट अब हम दोनों की बातों को सुनकर, हम आपके प्लेंट को देखकर और मेरे रिटर्न स्टेटमेंट को देखकर कोर्ट यहां पे क्या करेगा, ये क्वेश्चन फ्रेम करेगा। कोर्ट को समझ में आ गया कि बेसिकली किस पॉइंट पे कंट्रोवर्सी है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखो, जब कोई प्लेंटिफ है ना, प्लेंट फाइल करता है, तो वो 100, 200, 300 पेज का भी उसका प्लेंट होता है। डिफेंडेंट जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है ना, तो वो भी 100, 200, 300 पेजेस का वो हो सकता है, वो फाइल बहुत बड़ी होती है। लेकिन उस पूरी फाइल में से कोर्ट को बेसिकली मेन इश्यू की जड़ तक पहुंचना होता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर दोनों पार्टीज के बीच में ये मेन कंट्रोवर्सी है। तो वो कंट्रोवर्सी फैक्ट्स की हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर कुड बी ए कंट्रोवर्सी अबाउट ओनरशिप को लेकर हो सकती है, वो देखो पोजेशन को लेकर हो सकती है प्रॉपर्टी के, फिर मैंने आपको बताया कि डैमेजेस को लेकर हो सकती है। तो अलग अलग केसेस में ये अलग अलग तरीके के क्या बन सकते हैं, इश्यूज बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो, इश्यूज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इश्यूज ऑफ फैक्ट
और दूसरे होते हैं इश्यूज ऑफ लॉ। अब आप बोलोगे सर ये इश्यूज ऑफ लॉ क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर डिफेंडेंट ये कहता है कि ये मैटर जो है इसमें रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है, इसलिए प्लेंटिफ जो है ये केस फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। फिर डिफेंडेंट ये भी कह सकता है कि ये तो लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन की वजह से ये एक टाइम बार्ड सूट है, ये एक टाइम बार्ड सूट है, इसलिए ये टाइम बार्ड सूट कोर्ट को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। या फिर यहां पे नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज हुआ है, राइट। ये लॉ का इशू, ये भी लॉ का जो भी इशू है ये भी डिपेंड करता है अलग अलग मैटर के ऊपर। या फिर ये हो सकता है कि कोर्ट के पास में क्या नहीं है, कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इस मैटर को सुनने का, तो कोर्ट को इस मैटर की सुनवाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब ये बात बड़े आपको समझनी होगी अच्छे से कि अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि यहाँ पे लिमिटेशन है, टाइम बार्ड है, अगर डिफेंडेंट इस बात को क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे अब ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर होगा। अब इसको प्रूव करने की, कहने का मतलब ओपीडी किस पे होगा, राइट। अब इसको प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो डिफेंडेंट के ऊपर होगी। अब डिफेंडेंट को पता है कि उसको किस क्वेश्चन का आंसर करना है, डिफेंडेंट को पता है कि उसने ये वाला इशू रेज किया है कि इस मैटर के ऊपर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है, डिफेंडेंट को लगता है कि इस मैटर के ऊपर एस्टोपल लगता है, इसलिए प्लेंटिफ ये केस फाइल नहीं कर सकता। डिफेंडेंट को लगता है कि यहाँ पे ये लिमिटेशन पीरियड से टाइम बार्ड है, इसलिए यहाँ पे केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो ये सारे जो, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है कि वो ये साबित कर दे डिफेंडेंट। अब कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि प्लेंटिफ जो होता है ना वो कई आरोप लगाता है, जैसे कि वो एलिगेशन लगा के ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इस पे मेरी ओनरशिप है। तो अगर प्लेंटिफ ने ये वाला एलिगेशन लगाया है, डिफेंडेंट उसकी ओनरशिप को डिनाई कर रहा है जिसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन है, तो प्लेंटिफ को ये बात साबित करनी पड़ेगी। प्लेंटिफ ने ये आरोप लगाया है, डिफेंडेंट इसको डिनाई कर रहा है, इसीलिए तो ये एक इशू बना है। तो अब यहां पे मैंने आपको बताया नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल ओपीपी, यानी कि यहां पे अब ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, प्लेंटिफ के ऊपर होगा। अब प्लेंटिफ से कोर्ट ये उम्मीद करेगा कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए, सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए जिससे कि वो साबित कर सके, कि वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे ओनरशिप जो है वो उसका है या उसका नहीं है। ये बात आपको समझ में आई। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इश्यूज ऑफ फैक्ट, इश्यूज ऑफ लॉ, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि ऑर्डर 14 हमें बताता है कि कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम जो है वो अलग अलग तरीके से कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 4 को देखोगे या आप ऑर्डर नंबर 14 के रूल नंबर 5 को देखोगे, तो रूल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर अभी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो ही गया है, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने के बाद भी क्या हो सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और एप्लीकेशन लगाकर अगर जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उनमें किसी भी तरीके का एडिशन, मॉडिफिकेशन, वो सब किया जा सकता है। क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अगर कंप्लीट हो चुका है, कोर्ट ने पहले ही सारे इश्यूज को फ्रेम कर लिया है, तो उसके बाद भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर चेंजेस जो हैं वो उसमें करवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ रूल नंबर 4 कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट यहाँ पे किसी भी तरीके, किसी पर्सन को, किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन कर सकता है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि अभी वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज फ्रेम करने के लिए जहां कोर्ट को ऐसा रिक्वायर्ड लगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो मैटर चला गया किसके पास, वो मैटर अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास में चला गया, आई एम सॉरी, नॉट सबऑर्डिनेट कोर्ट, अगर वो मैटर चला गया सुपीरियर कोर्ट के पास में, यानी कि आप बोल सकते हो कि वो मैटर जो है वो अपीलिएट कोर्ट के पास में चला गया, तो सुपीरियर कोर्ट के पास में भी ये पावर होती है कि अगर उस कोर्ट को लगता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो सुपीरियर कोर्ट भी यहाँ पे क्या कर सकता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करके उस मैटर का ट्रायल करने के लिए दोबारा अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कह सकता है, अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट हुआ है। तो फिर ये मैंने आपको बताया कि अपीलेट कोर्ट के पास में भी अब ये पावर है कि वो भी चाहे तो वो भी यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है वो कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 भी देखना चाहिए, जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में सारी
स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। और वहीं पे आपको पता लगेगा कि इश्यूज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इसके साथ साथ होते हैं इश्यूज ऑफ लॉ। और अब मैं आपको लास्ट में ये बताता हूं कि फिर इशू फ्रेम होने के बाद में ही सारा का सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस अब कौन सा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टीज का एग्जामिनेशन होना है, एविडेंसेस होने हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट होनी है, और उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आना है, डिक्री और एग्जीक्यूशन, ये सब उसके बाद में होना होता है। तो कोर्ट को अपने जजमेंट में अब एक एक इशू के ऊपर अपना आंसर लिखना होता है और उसको जस्टिफाई भी करना होता है कि इस पर्टिकुलर आंसर पे अगर कोई कोर्ट पहुंचा है तो किस बेसिस पे कोर्ट उस आंसर पे पहुंचा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्डर नंबर 14 जो सीपीसी का है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यहां पे मैं आपको एक और ऑर्डर नंबर 14 के साथ में ना आपको मैं एक और कनेक्शन बताता हूं। ऑर्डर नंबर 14 के साथ में आप ऑर्डर नंबर 11 को भी यहां पे साथ में रिलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ऑर्डर नंबर 14 के साथ में ऑर्डर नंबर 11 कैसे काम करता है, ये बताता हूं। तो ऑर्डर नंबर 11 में अगर आपने इंट्रोगेटरीज के बारे में पढ़ा हो तो कई बार पार्टीज क्या करती हैं, कुछ क्वेश्चंस देती हैं रिटर्न फॉर्म में दूसरी पार्टी को। ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट को दे सकता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ को दे सकता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ क्वेश्चंस दे सकती हैं जिसको हम इंट्रोगेटरीज या परिप्रश्न कहते हैं। और ये जो परिप्रश्न होते हैं ऑर्डर नंबर 11 में, इनका भी यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि इशू फ्रेम करने के लिए हम प्लेंट का यूज कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो पार्टीज को एग्जामिनेशन किया कोर्ट ने हम उसका यूज कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर 11 में जो इंट्रोगेटरीज हुई हैं उनका भी यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और जब लास्ट में कोर्ट अपना कंक्लूजन लिखता है, जब लास्ट में कोर्ट अपना निर्णय लिखता है, तो अब हर एक इशू के ऊपर कोर्ट ये बात लिखता है कि प्लेंटिफ उस संपत्ति का, मान लीजिए यहां पे हम देखते हैं कि प्लेंटिफ जो है वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या था पहले कि क्या प्लेंटिफ इस संपत्ति का, क्या वादी इस संपत्ति का हकदार है, वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू ओन दिस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद कोर्ट वहां पे सामने अगले वाले जजमेंट में जो उसके सामने वाला पैरा होता है या सामने वाला कॉलम होता है वहां पे लिखा होता है यस नो, और उसकी रीजनिंग लिखी होती है। तो हर एक इशू का आंसर इस तरीके से दिया जाता है और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं, साथ में ऑर्डर 15 यहां पे ऐड करके बता रहा हूं कि जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट जब अपना समन्स इशू करता है तो उसमें क्लियरली वो इंडिकेट करते हैं कि यहां पे वो जो मैटर समन्स देते हैं डिफेंडेंट को, तो वो बात क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं कि ये मैटर किसके लिए है। वो ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे इशू फ्रेम नहीं होगा, फाइनल डिस्पोजल होगा। ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट के पास में ये राइट होता है कि वो डिफेंडेंट को ये बोल सकते हैं कि जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे तो यहाँ पे अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं होगा, यहाँ पे होने वाला है डिस्पोजल ऑफ केस। लेकिन ये सिर्फ स्मॉल कॉजेस कोर्ट के केस में एप्लीकेबल होता है। और इसके लिए आप किसको देख सकते हैं, इसके लिए आप ऑर्डर नंबर 15 ऑफ सीपीसी देख सकते हैं। और ऑर्डर नंबर 15 के साथ में अगर आप ऑर्डर नंबर 5 को देखेंगे तो इसकी आपको प्रॉपर क्लियरिटी जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमने बात करी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। ऑलराइट, सो आई रियली होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा आज के इस लेक्चर से। और आज के इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी रहती है कि सर आपके जुडिशरी के जो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं वो हमें ज्वाइन करने हैं और वो हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सो मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था, उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उत्कर्ष जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ गया है एक जबरदस्त और धमाकेदार ऑफर। तो उत्कर्ष पे अभी अगर आप हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज में एनरोल करते हैं, जिसमें कि हम लोग जुडिशरी, एपीओ एंड इसके साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉस के कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, तो उसके एनरोल करने के लिए मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा ऑफर यहाँ पे आज लेकर आया हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 3x खुशियां जो है मिल सकती है। क्योंकि उत्कर्ष पे अभी चल रहा है शिक्षा महोत्सव जो 13 से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा। तो इस शिक्षा महोत्सव में उत्कर्ष अपने कोर्सेज पे ऑफर कर रहा है, स्वतंत्रता दिवस पर ऑफर कर रहा है फ्लैट 78% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ 13 अगस्त को निर्मल सर का बर्थडे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्मल सर के बर्थडे की खुशी में 13% का एडिशनल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है NG13।
तो NG13 ये कूपन कोड यूज करके आपको 78% के साथ साथ 13% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ रक्षाबंधन के मौके पर आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष की ऐप के ऊपर 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ये सारे इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, 78% का डिस्काउंट, 13% का एडिशनल ऑफ और 100% आपको मिल रहे हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि उत्कर्ष ऐप के ऊपर आपको मिल सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारे सारे APO, जुडिशरी एंड न्यू क्रिमिनल लॉज के बैच। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए तो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा महोत्सव है इसमें ये आपको प्राइस जो है आपको देखने को मिलेगी। इतनी कम प्राइस पे हमारे उत्कर्ष के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में निर्मल सर को बर्थडे विश कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आज के इस टॉपिक को लेकर तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो कि समझना चाहते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज क्या होता है। और आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।